हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नोपीडिया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एटॉमिक पावर सेंटर इन इंडिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक पावर का मतलब है न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाना। न्यूक्लियर पावर स्टेशन में यूरेनियम जैसे फ्यूल के एटम्स को कंट्रोल्ड प्रोसेस में स्प्लिट किया जाता है। इस प्रोसेस से बहुत हीट निकलती है। ये हीट वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करती है। स्टीम टरबाइन को घुमाती है और टरबाइन जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। इंडिया में इंपॉर्टेंट एटॉमिक स्टेशन में बहुत सारे एटॉमिक स्टेशन आते हैं। फर्स्ट है हमारे बुक में दिया हुआ है तारापुर एटॉमिक स्टेशन। तारापुर एटॉमिक स्टेशन महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ये इंडिया के अर्लीस्ट कॉमर्शियल न्यूक्लियर पावर स्टेशंस में से एक है। इसका फर्स्ट 2 यूनिट्स कॉमर्शियल ऑपरेशन में 1969 में आए थे। बाद में PAPS में लार्जर यूनिट भी ऐड किए गए हैं। नेक्स्ट है राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन राजस्थान के रावाभाटा में लोकेटेड है। इसीलिए अगर नोट्स में महाराणा प्रताप सागर एटॉमिक एनर्जी सेंटर दिया है तो उसे राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन या रावाभाटा से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। NPCIL रावाभाटा का मतलब NPCIL जो है वो रावाभाटा को RAPS के नाम से आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट है कालपक्कम एटॉमिक पावर स्टेशन। मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन तमिलनाडु के कालपक्कम में है। यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। MAPS की यूनिट PHWR टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। अब है लास्ट है नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन को शॉर्ट फॉर्म में NAPS कहा जाता है, जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में नरोरा में लोकेटेड है। यहाँ न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। अब है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज वो एनर्जी रिसोर्सेज है जो ट्रेडिशनल कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से डिफरेंट है और मेनली रिन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी प्रोवाइड करता है। एग्जांपल है सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस और ओशियन एनर्जी। इनमें से कई सोर्सेज नेचुरली रिप्लेनिश होते रहते हैं, इसीलिए लॉन्ग टर्म एनर्जी सप्लाई के लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का मतलब है सन से मिलने वाली एनर्जी है। सोलर पैनल सनलाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकता है। इंडिया में सनलाइट की अवेलेबिलिटी जनरली हाई है, इसीलिए सोलर एनर्जी का फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का असेस्ड सोलर पोटेंशियल अबाउट 748 GW है अकॉर्डिंग टू MNRE नाइस असेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया सोलर एनर्जी टारगेट। इंडिया का बहुत बड़ा टारगेट 2030 तक 500 GW नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी अचीव करना है। गवर्नमेंट मटेरियल में 500 GW टारगेट के अंदर अराउंड 280 GW सोलर का टारगेट भी स्टेटेड है। इंडिया ने सोलर कैपेसिटी में बहुत रैपिड ग्रोथ की है। अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी का पोटेंशियल ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में है, लेकिन राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे सनी स्टेट्स में लार्ज स्केल सोलर डेवलपमेंट पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट है। राजस्थान सोलर एनर्जी के लिए स्पेशली फेवरेबल है बिकॉज वहाँ लार्ज ओपन एरियाज और हाई सोलर रेडिएशन अवेलेबल है। अब है एडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी। तो फर्स्ट है अनलिमिटेड सप्लाई। सोलर एनर्जी जो है वो नेचुरल है, तो सनलाइट नेचुरली अवेलेबल होती है और ह्यूमन टाइम स्केल पर प्रैक्टिकली अनलिमिटेड सोर्स है, इसीलिए सोलर एनर्जी को रिन्यूएबल सोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है क्लीन एनर्जी। सोलर पैनल्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते वक्त कोल जैसे फ्यूल को बर्न नहीं करता, इसीलिए ऑपरेशन के टाइम डायरेक्ट एयर पॉल्यूशन बहुत लो होता है। अब है एनर्जी सेविंग। रूफ टॉप सोलर से घर, स्कूल और इंस्टीट्यूशन अपनी इलेक्ट्रिसिटी का कुछ पार्ट खुद जनरेट कर सकता है। इससे ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो सकती है। नेक्स्ट है रूरल एरियाज के लिए यूजफुल। जहां इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पहुंचाना डिफिकल्ट या एक्सपेंसिव हो, वहां सोलर लैम्प, सोलर पंप्स, रूफटॉप सिस्टम और स्मॉल सोलर सिस्टम यूजफुल हो सकते हैं। MNRE के ऑफ ग्रिड प्रोग्राम में सोलर होम लाइटिंग, स्ट्रीट लाइटिंग, पंप्स और स्टडी लैम्प्स जैसे एप्लीकेशन इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोलर प्रोजेक्ट से इन्वेस्टमेंट, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस और मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू जॉब और लोकल
इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी में हवा की मूवमेंट को विंड टरबाइन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। हवा टरबाइन के ब्लेड्स को घुमाती है, ब्लेड्स जनरेटर को ड्राइव करता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैपेसिटी। इंडिया में इंपॉर्टेंट विंड टरबाइंस विंड एनर्जी स्टेट्स हैं गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। एमएनआरई का रिसेंट असेसमेंट के अकॉर्डिंग 120 मीटर हाइट पर इंडिया का ग्रॉस विंड पोटेंशियल 695.5 GW और 150 मीटर हाइट पर 1163.9 GW एस्टिमेट किया गया है। ठीक है, अब है टाइडल पावर। टाइडल एनर्जी समुद्र में हाई टाइड और लो टाइड के मूवमेंट से जनरेट की जाती है। टाइड्स मेनली मून और सन के ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स की वजह से आते हैं। टाइडल पावर प्लांट मूविंग सी वाटर की एनर्जी को टरबाइन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। तो इसका एडवांटेजेस है, टाइडल एनर्जी रिन्यूएबल है और टाइड्स को पैटर्न रिलेटिवली प्रेडिक्टेबल होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का टाइमिंग विंड और सोलर के कंपैरिजन में मोर प्रेडिक्टेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। टाइडल पावर के लिए स्विचेबल कोस्टल लोकेशन लिमिटेड है, प्लांट बनाना एक्सपेंसिव हो सकता है और कोस्टल इकोसिस्टम, फिश मूवमेंट और सेडिमेंट फ्लो पर इम्पैक्ट का रिस्क होता है। अब है डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिया में टाइडल एनर्जी पोटेंशियली मेनली गोल्फ ऑफ खाम्बट, गोल्फ ऑफ कच्छ और सुंदरबन जैसे कोस्टल रीजन में एसोसिएटेड है। अब है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी का मतलब है अर्थ के अंदर स्टोर्ड हीट से एनर्जी लेना। कुछ प्लेसेस पर अंडरग्राउंड हीट हॉट स्प्रिंग्स और गेसर्स के फॉर्म में सरफेस के पास आती है। इस हीट को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी या डायरेक्ट हीटिंग प्रोवाइड की जा सकती है। इंडिया में जीएसआई ने जियोथर्मल एनर्जी का टेंटेटिव थियोरेटिकल पोटेंशियल अराउंड 10 GW एस्टिमेट किया है। तो अब है टाइप्स ऑफ जियोथर्मल पावर प्लांट। फर्स्ट है ड्राई स्टीम पावर प्लांट। ड्राई स्टीम प्लांट में अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर से नेचुरली हॉट स्टीम डायरेक्टली मिलती है। ये स्टीम टरबाइन को डायरेक्टली रोटेट करती है और टरबाइन जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है फ्लैश स्टीम पावर प्लांट। फ्लैश स्टीम पावर प्लांट में अंडरग्राउंड से हाई प्रेशर हॉट वाटर निकाला जाता है। प्रेशर रेड्यूस होने पर वाटर के कुछ पार्ट सडनली स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। इस स्टीम को टरबाइन चलाने के लिए यूज किया जाता है। लास्ट पॉइंट है बाइनरी साइकिल पावर प्लांट। बाइनरी साइकिल पावर प्लांट में जियोथर्मल वाटर की हीट को एक दूसरे लिक्विड को हीट करने के लिए यूज किया जाता है। यह सेकेंड लिक्विड लो बॉइलिंग पॉइंट रखता है, इसीलिए वो वेपर बनकर टरबाइन चला सकता है। जियोथर्मल वाटर और वर्किंग फ्लूइड का डायरेक्ट मिक्सिंग जरूरी नहीं होता है। अब है मेजर जियोथर्मल एरियाज इन इंडिया। इंडिया में जियोथर्मल रिसोर्सेज मेनली हिमालयन रीजन और इम्पोर्टेंट टेक्टोनिक जोन्स के साथ एसोसिएटेड है। इम्पोर्टेंट जियोथर्मल एरियाज में टूजा वैली, चुमाथंग, मणिकरण, तत्तापानी जैसे एरियाज आते हैं, जैसे साइट्स मेंशन किए गए हैं। ठीक है, आपके नोट्स में हिमालयन रीजन, सन, नर्मदा और तापी दिया है। इन रिवर जोन्स के अराउंड जियोथर्मल एक्टिविटी हॉट स्प्रिंग्स और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड मिल सकती है। कुछ बेनिफिट्स हैं जियोथर्मल एनर्जी के। तो जियोथर्मल एनर्जी रिन्यूएबल है, कॉम्पैरेटिवली क्लीन है और 24/7 अवेलेबल हो सकती है। इसमें सोलर और विंड की तरह डेली वेदर वेरिएशन का मेजर प्रॉब्लम नहीं होता। पावर प्लांट के लिए लैंड रिक्वायरमेंट भी कुछ अदर लार्ज एनर्जी प्रोजेक्ट से कंपैरिजन में रिलेटिवली स्मॉल हो सकती है। अब है चैलेंजेस। जियोथर्मल प्रोजेक्ट में इनिशियल एक्सप्लोरेशन और इंस्टॉलेशन कॉस्ट हाई हो सकती है। कुछ एरियाज में साइस्मिक एक्टिविटी का कंसर्न होता है। अंडरग्राउंड फ्लूइड्स के एक्सट्रैक्शन से कुछ लोकेशन पर लैंड सब्सिडेंस का रिस्क हो सकता है। जियोथर्मल फ्लूइड्स में डिसॉल्व्ड गैसेस और मिनरल या टॉक्सिक एलिमेंट्स हो सकता है, इसीलिए प्रॉपर ट्रीटमेंट और सेफ हैंडलिंग जरूरी है। नेक्स्ट है बायोगैस।
बायोगैस जो है वो एक रिन्यूएबल फ्यूल है जो एनिमल डंग, एग्रीकल्चरल वेस्ट, फूड वेस्ट और अदर ऑर्गेनिक वेस्ट को ऑक्सीजन के बिना ब्रेक डाउन करने पर बनती है। इस प्रोसेस को एनएरोबिक डाइजेशन कहते हैं। बायोगैस में मेनली मीथेन होता है जिसे कुकिंग और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज किया जा सकता है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन, बायोगैस प्लांट्स इंडिया के रूरल और एग्रीकल्चरल एरियाज में पर्टिकुलरली यूजफुल है क्योंकि वहाँ कैटल डंग और एग्रीकल्चरल वेस्ट इजली अवेलेबल होता है। बायोगैस का यूज इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, कम्युनिटी प्लांट्स और फार्म्स में किया जा सकता है। नेक्स्ट है कुछ बेनिफिट्स है। तो बेनिफिट्स में फर्स्ट पॉइंट पे आता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ऑर्गेनिक वेस्ट को सिंपली डंप या ओपनली बर्न करने के बजाय बायोगैस प्लांट में यूज किया जाता है, इससे वेस्ट मैनेजमेंट इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट है रिन्यूएबल एनर्जी। बायोगैस कंटिन्यूअसली अवेलेबल ऑर्गेनिक वेस्ट से बन सकती है, इसीलिए ये रिन्यूएबल सोर्स है। और नेक्स्ट है इफेक्टिव यूज ऑफ वेस्ट। काउ डंग, क्रॉप रेसिड्यूज और फूड वेस्ट को यूजफुल फ्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल बेनिफिट। बायोगैस प्लांट से बचने वाला डाइजेस्टेड और स्लरी प्रॉपरली मैनेज हो तो ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में एग्रीकल्चर में यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है इकोनॉमिक बेनिफिट। रूरल फैमिलीज को कुकिंग फ्यूल मिल सकता है और फायरवुड, एलपीजी पर डिपेंडेंस रिड्यूस हो सकती है। लोकल लेवल पर स्मॉल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी डेवलप हो सकती है। इसका क्या चैलेंजेस है? बायोगैस जो है वो बायोगैस प्लांट इस्टेब्लिश करने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए। प्लांट की रेगुलर मेंटेनेंस और टेक्निकल नॉलेज भी ज़रूरी होती है। वेस्ट अवेलेबिलिटी स्टेशन और लोकेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। गैस को स्टोर करने और प्लांट को कंटिन्यूअसली फीड करने के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होती है। अब है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन, ओटीईसी। ओटीईसी का फुल फॉर्म ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन है। में ओशन का वार्म सरफेस वाटर और कोल्ड डीप वाटर का टेम्परेचर डिफरेंस का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कोशिश की जाती है। सिंपल वर्ड्स में समुद्र के ऊपर का वाटर रिलेटिवली वार्म होता है, ठीक है, और जो डीप ओशन वाटर कोल्ड होता है। ओटीईसी सिस्टम इसी टेम्परेचर डिफरेंस को यूज करके एक वर्किंग फ्लूइड को सर्कुलेट करते हैं और टरबाइन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। कुछ एडवांटेजेस है ओटीईसी का। तो फर्स्ट है रिन्यूएबल सोर्स। ओशन की नेचुरल हीट और डीप वाटर टेम्परेचर डिफरेंस कंटिन्यूअसली अवेलेबल रहता है, इसीलिए ओटीईसी रिन्यूएबल सोर्स है। नेक्स्ट है क्लीन एनर्जी। ओटीईसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कोल या पेट्रोलियम को बर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कंटिन्यूअस पावर जनरेशन। सोलर सेल्फ सनलाइट के टाइम स्ट्रॉन्ग आउटपुट देता है और विंड चेंजिंग होती है, लेकिन स्विचेबल कंडीशंस में ओटीईसी डे एंड नाइट कंटिन्यूअसली ऑपरेट कर सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओटीईसी टेक्नोलॉजी डेवलप होने पर आइलैंड, कोस्टल एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी के साथ एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज और अदर लोकल इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सपोर्ट मिल सकता है। नेक्स्ट है चैलेंजेस ऑफ ओटीईसी। फर्स्ट है हाई इनिशियल कॉस्ट। ओटीईसी प्लांट को ओशियन में एस्टैब्लिश करना एक्सपेंसिव है। स्पेशल पाइप्स, पंप्स, प्लेटफॉर्म्स और अंडर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी। डीप ओशियन से कोल्ड वाटर ब्रिंग करना टेक्नोलॉजी डिफिकल्ट है। सिस्टम को कॉरोजन और प्रेशर जैसे प्रॉब्लम्स भी हैंडल करनी पड़ती है। थर्ड है स्पेशल लोकेशन। ओटीईसी हर जगह इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं है। जनरली वार्म सरफेस वाटर और सफिशिएंटली कोल्ड डीप वाटर के बीच लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस वाली लोकेशन चाहिए। नेक्स्ट है पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन मैरीन लाइफ। लार्ज क्वांटिटीज में डीप वाटर को पंप करने और डिस्चार्ज करने से लोकल मैरीन इकोसिस्टम पर इफेक्ट हो सकता है, इसीलिए इन्वायरमेंटल असेसमेंट इम्पॉर्टेंट है। अब है ओटीईसी प्रोजेक्ट इन इंडिया। इंडिया में ओटीईसी टेक्नोलॉजी पर रिसर्च और डेवलपमेंट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी चेन्नई जैसे इंस्टीट्यूशन के थ्रू की गई है। इंडिया के लिए ओटीईसी का पोटेंशियल मेनली आइलैंड और ट्रॉपिकल कोस्टल वाटर्स में रेलेवेंट है। इंडिया में
ओशन एनर्जी टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग OTEC अभी मेनली रिसर्च डेवलपमेंट और डिमॉन्स्ट्रेशन स्टेज में है। MNRE भी ओशन एनर्जी टेक्नोलॉजीज को R&D स्टेज पर डिस्क्राइब करता है और उनकी इकोनॉमिक वियाबिलिटी को चैलेंज बताता है। इसीलिए एग्जाम में OTEC को इंडिया में लार्ज स्केल कॉमर्शियल पावर सोर्स नहीं लिखना चाहिए। बेटर आंसर है कि इंडिया में इसका पोटेंशियल है और टेक्नोलॉजी पर R&D या डेमोन्स्ट्रेशन वर्क हुआ है, स्पेशली आइलैंड रीजन्स के कॉन्टेक्स्ट में। तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंस कम करने, एनर्जी सिक्योरिटी इंप्रूव करने और क्लीनर एनर्जी सिस्टम डेवलप करने में हेल्प करते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें।